नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बांग्लादेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप चला है। इन लोगों ने पाकिस्तान से डिमांड करी है कि हमको 4.52 बिलियन डॉलर्स आपको पे करने होंगे। यहाँ पे बांग्लादेश का ये कहना है कि देखो, एक टाइम पर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सिंगल कंट्री थे ना। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उसके बाद विभाजन हुआ ना, विभाजन कैसे भी हुआ, भारत की आर्मी वहां पर चलेगी, जो भी हुआ, मगर बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना। और पाकिस्तान के पास उस वक्त जो भी पैसा था, इनके सेंट्रल बैंक के पास जो भी पूंजी थी, जो भी डॉलर गोल्ड इनके पास सब कुछ थे, वो मिलकर कमाया गया था। उसमें बांग्लादेश के उस टाइम के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था और पाकिस्तान के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था। और सिंस जो ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के समय बांग्लादेश बन चुका है, वहां की आबादी ज्यादा थी, तो बांग्लादेश को 4.25 बिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए पाकिस्तान से। नाउ अगेन मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, इस पर्टिकुलर केस में बांग्लादेश 100% सही है। क्योंकि आपको याद होगा, जब भारत पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ था, तब पॉपुलेशन साइज के हिसाब से भारत ने भी करोड़ों रुपए, उस टाइम के हिसाब से करोड़ों रुपए पे किए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। पार्टीशन एग्रीमेंट के अंडर पाकिस्तान को 17.5% ऑफ टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो भी ब्रिटिश इंडिया की थी, वो मिलनी थी। मगर ये एंड नहीं था। उस सब के अलावा भारत सरकार के पास उस वक्त 400 करोड़ रुपए थे अपने रिजर्व बैंक में, और इस 400 करोड़ का 75 करोड़ रुपीस अलॉट कर दिया गया था पाकिस्तान सेंट्रल बैंक को। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक भी जब तक स्थापित नहीं हुआ ना, तब तक आरबीआई ने पाकिस्तान में नोट बांटे हैं, वहां की इकोनॉमी को काफी हद तक मैनेज किया था। तो भारत ने अपनी सारी कमिटमेंट्स यहां पर पूरी करी थी। हमने पाकिस्तान को प्रॉपरली जो भी पैसा इनका बनता था पार्टीशन के हिसाब से, इन लोगों को पे कर दिया था। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश टूटकर एक अलग कंट्री बना, तो क्या बांग्लादेश को भी उस जॉइंट पैसे का हक नहीं मिलना चाहिए जो पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ था? एक्चुअली बांग्लादेश की सरकार तो यह क्लेम करती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की सरकार, जो जॉइंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उस वक्त, जो गोल्ड का रिजर्व था, जो भी एसेट्स पाकिस्तान के पास थे, वो सारे वेस्ट पाकिस्तान ने अपने पास रख लिए। उसके अलावा करप्शन भी हुआ है। देखिए, 1971 से पहले 1960 में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको आज के समय हम बांग्लादेश कहते हैं। उस वक्त ये ईस्ट पाकिस्तान था। वहां पे साइक्लोन आया, भारी तबाही हुई, कई लोग मारे गए, और इंटरनेशनली कई कंट्रीज ने पैसे दिए उस वक्त पाकिस्तान की सरकार को, 200 मिलियन डॉलर, ताकि लोगों की जो मदद है ये हो पाए। पाकिस्तान की सरकार ने, या फिर आप कह लीजिए इनके आर्मी के जनरल ने, ये सारा पैसा अपने पास रख दिया। ग्राउंड लेवल पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। ये एक और बड़ा रीजन था कि उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए, मुजीबुर रहमान खड़े हो गए, और पब्लिक में गुस्सा इतना था कि ऑल टुगेदर एक नया देश ही बन गया बांग्लादेश। ऑब्वियसली इसमें इंडिया का क्रिटिकल रोल था, भारतीय सेना भी गई। मगर ये जो साइक्लोन था ना 1970 का, ये एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। और बांग्लादेश अब यहां पर यह भी कह रहा है कि वो 200 मिलियन डॉलर जो तुमको फॉरेन एड के रूप में मिले थे, वो हमारे लिए थे। दुनिया ने यह कहा था कि बांग्लादेश के लोग सफर कर रहे हैं, इनको 200 मिलियन डॉलर्स आप दीजिए। और आप सोच कर देखो पाकिस्तान किस टाइप का कंट्री है। वो सारा पैसा भी ये लोग यहां पर कंज्यूम कर गए, और इतना सब कुछ खराब करने के बाद भी आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखो ना, इनकी आधी से ज्यादा आबादी जा चुकी थी, तब भी इतनी जरा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करी कि आज के समय पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज के रूप में सिर्फ 15 बिलियन डॉलर के आसपास हैं, और इनकी करेंसी बहुत ज़रा ख़राब है। इनकी जो करेंसी है रुपी, ये बांग्लादेशी टका से भी वीक हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान का, आप अगर सोच कर देखें। बट बांग्लादेश ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो भी किया हो, हमें अपना पैसा चाहिए, हमें 4.25 बिलियन डॉलर्स चाहिए ना। ये पैसा देखिए जेन्युइनली बांग्लादेश को चाहिए भी, क्योंकि इनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है बांग्लादेश के खुद की लोन्स की, ये बढ़ती जा रही है। जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि बांग्लादेश का एक्सटर्नल डेट, जो बाहर से डेट इन्होंने उठाया है बॉन्ड्स के रूप में, उसके अलावा कई और वर्ल्ड बैंक से और जगह से, ये 100 बिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोन इन्होंने उठाया है बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर। यही लोन यूएस उठाता है, जापान उठाता है, तो इंटरेस्ट रेट होता है 3-3.5%, काफी बार 2% के आसपास। बांग्लादेश के केस में ये इंटरेस्ट 6-7, इवन काफी जगह 8% के आसपास भी है। तो बांग्लादेश को देखिए जेन्युइनली ये पैसा चाहिए, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनस के अंडर बांग्लादेश ने एक मिनी ट्रेड वॉर भी स्टार्ट कर दी है भारत के अगेंस्ट।
इन लोगों को अपना डिफेंस भी इम्प्रूव करना है। इनके यहाँ बांग्लादेश में इनके जो नौजवान लोग हैं वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर कब जाएंगे, इंडिया को अटैक करेंगे वगैरह, खूब सारे वहाँ पर ये भी फैंटेसीज आ रही हैं। तो ये सब करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होगा। तो खैर अब इंडिया पे अटैक करना बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है, बट सरवाइव करने के लिए भी बांग्लादेश को पैसा चाहिए। और इसलिए मोहम्मद यूनुस ने कमाल का काम किया। मैं कहता हूँ सेकंड नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इसके लिए कि पाकिस्तान से पैसे मांग लिए। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं वेल मोहम्मद यूनुस तो शेख हसीना से भी ज़्यादा डिमांडिंग निकले, नहीं ऐसा नहीं है। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, पहली बात तो शेख हसीना को ये पता था कि पाकिस्तान टेबल में बैठेगा ही नहीं, ये पैसा देने की बात वगैरह ये मुश्किल हो जाएगी। तो शेख हसीना ने डिफरेंट रूट लिया। शेख हसीना सीधा गई यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ पर ये इशू रेज किया कि पाकिस्तान ने एक जेनोसाइड किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट 1971 में। उसके अलावा शेख हसीना ने टैक्टफुली, मतलब मैं कहूँगा स्ट्रैटेजिकली, अपने देश में जो वो जेनोसाइड था उसके बहुत सारे स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स वो बना रखे थे। वो सब एक आप कह लीजिए दुनिया में अवेयरनेस जगाने का एक पार्ट होता है। इंडिया ने भी इसमें आप कह लीजिए बांग्लादेश का सपोर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि एक बार यूएन में या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बात बांग्लादेश स्थापित कर देता है कि जी हाँ, पाकिस्तान ने एक जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में। उस बेसिस पर एक बार को बांग्लादेश पैसे मांग सकता है। नहीं तो अभी के लिए जो ये डिमांड है 4.5 बिलियन डॉलर की, कुछ पाकिस्तान पर कुछ लीगल प्रेशर है नहीं कि पैसा दो। आई मीन ठीक है, बांग्लादेश ने बोल दिया, पाकिस्तान एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, ठीक है, वहां पे वो लोग अपना हंसेंगे, चाय पकौड़े खाएंगे और अगला दिन शुरू हो जाएगा। बट अगर जेन्युइनली पाकिस्तान से कुछ रेपरेशंस चाहिए थी अब बांग्लादेश को, तो जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान के इन्होंने जो भी लेगेसी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दी, जो भी 1971 के जेनोसाइड हुआ था उसके स्टैचूज तोड़ दिए, अब ये किताबें भी अपनी चेंज कर रहे हैं ऑल टुगेदर, तो इसका कुछ फायदा नहीं है। ये जो डिमांड है 4 बिलियन डॉलर की, ये इससे पहले भी हो चुकी है। शेख हसीना के टाइम में ये लोग 4.32 बिलियन डॉलर मांगते थे। अब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने कह दिया 4.52 बिलियन डॉलर हमको चाहिए, बट ये पैसा मिलने वाला नहीं है। आई मीन आई डू नॉट सी एनी वे शेप और फॉर्म कि पाकिस्तान इसका कुछ भी अमाउंट बांग्लादेश को देगा। मे बी एक बार को ये हो सकता है, मैं यहाँ पर एक वार्निंग दे दूं, पाकिस्तान बांग्लादेश की जनता को एक आई वॉश देने के लिए हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट कर दे कि देखिए बिलियन तो भूल जाओ, हम 200-300 मिलियन डॉलर जो थे ना ये वाले फॉरेन एड वाले, ये हो सकता है देने को तैयार हो जाए। उसके बदले में मिलिट्री रिलेशंस हमारे साथ काफ़ी इंप्रूव कर लो, ये हो सकता है। इसका ग्राउंड यहाँ पर तैयार हो सकता है। बट ओवरऑल जो ये डिमांड है ये पाकिस्तान कभी पूरी करेगा नहीं। बट मुझे ये बोलना पड़ेगा, बांग्लादेश के लोगों के साथ हुआ बहुत ज़्यादा बुरा है। जेन्युइनली ये भी एक बार को सोचने में आता है कि इंडिया को इतने ज़्यादा मॉरली करेक्ट तरीके से पार्टीशन करना चाहिए था, जहाँ पे हमने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दिए और उसी पैसे का पाकिस्तान ने क्या किया, हम पे काफ़ी बार आक्रमण किया, हमारे अगेंस्ट आतंकवाद प्रमोट किया। तो एक जेन्युइन सवाल यहाँ पर आता है जो काफ़ी बार इंडियंस पूछते हैं, क्या हम लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं कि क्या हम अच्छाई की कैटेगरी से थोड़ा सा और जाकर हम कुछ ज़्यादा ही भोले लोग हैं? क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ोगे, आप अगर फैक्ट्स देखोगे तो जेन्युइनली यही दिखता है कि जब हमारी बारी आई हमने दिए पाकिस्तान को करोड़ों रुपए, जब पाकिस्तान की बारी आई तब इन्होंने साइक्लोन का जो रिलीफ फंड है वो वाला पैसा भी ये लोग खुद कंज्यूम कर गए, बांग्लादेश को कुछ नहीं दिया। तो अभी देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बनाने वाला है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, K218 भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, आपको ये बताना है कि K218 भी आखिर है क्या। इस पर हो सकता है कि मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊँ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, क्या ये एक एस्ट्रॉयड है, क्या ये एक प्लैनेट है, क्या ये एक मिसाइल है, या फिर क्या ये एक सबमरीन है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूं,
डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए, और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय आईबीएम, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आईटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में, और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना, ताकि आपको डिस्काउंट मिले। क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई, और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।